आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनकी कोई एलआईसी पॉलिसी है 5 साल 10 साल पहले ली थी उन्होंने, और ये उनके लिए भी है जो आज एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कंफ्यूज है या जानना चाहते हैं एलआईसी के वैसे राज जो यूजुअली आपको पता नहीं चलेगा, और वो राज के बिना आप एलआईसी में गलत तरीके से इन्वेस्ट कर लोगे। तो एलआईसी कुछ ऐसे काले सच के बारे में बात करेंगे जिससे आपका परसेप्शन एलआईसी का पूरा चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा हमको कैपिटल मार्केट के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे और एलआईसी का एक कंपैरिजन भी करेंगे म्यूचुअल फंड और प्योर टर्म इंश्योरेंस के साथ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और अंत में हम एक ऐसा एलआईसी का प्लान का डिस्कस करेंगे जिसको आपको बाय करने का डेफिनेटली सोचना चाहिए। जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी आती है, वो है एलआईसी। क्योंकि जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस इटसेल्फ वर्ड यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एलआईसी की ही बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली आपके लाइफ का कवरेज के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जो एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जैसी कंपनीज भी प्रोवाइड करती है। बट एलआईसी ने ऐसी ब्रांडिंग की है, ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया है कि इन लोगों ने अमेजिंग तरीके से एक वर्ड का सिनोनिम बना दिया है। ये उसी तरीके से जैसे अगर हमको फोटोकॉपी करनी है तो हम जेरोक्स ही बोलते हैं, जबकि जेरोक्स जो है एक कंपनी है जो फोटोकॉपी की मशीन बनाती है। तो इस तरीके से ब्रांड रिकॉल कर दिया एलआईसी ने भी। तो एलआईसी के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी तरीके की ब्रांड रिकॉल किया है, बट यहाँ पे हम कंपनी की तरफ से नहीं सोच रहे, एज अ कस्टमर सोच रहे हैं। तो एज अ कस्टमर आप देखो कि एलआईसी की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है वो सेफ है। दूसरा है कि हमें लगता है कि बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करने वाली है, और वो बहुत अच्छी वेल्थ इसलिए हमें लगती है क्योंकि जो आपका मैच्योरिटी डेट होगा आज से 30 साल 35 साल बाद, उस टाइम पे जो एक्चुअल अमाउंट हमें मिलेगी उस अमाउंट को बताया जाता है, और वो अमाउंट एजेंट बताता है। जब भी हमारे घर में या कोई भी रिलेटिव में कोई जॉब करने जाता है तो जैसे उसकी पहली मंथ की सैलरी आती है उसके पेरेंट्स इमीडिएटली उसकी एलआईसी स्टार्ट कर देते हैं, और यहीं पे चीजें गड़बड़ हो जाती है। यूजुअली क्या होता है कि हमारे घर के आसपास या हमारे ऑफिस के आसपास कोई ना कोई एलआईसी का एजेंट होता ही है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड के जो एजेंट्स हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा एलआईसी के एजेंट्स हैं, और इसीलिए आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर जगह आपको एलआईसी का एजेंट मिल जाएगा, और वो एजेंट जो है समहाउ आपको एलआईसी का कोई ना कोई एंडाउमेंट प्लान बेच देता है। और तीसरा है कि हमें ट्रस्ट बहुत आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल सेफ है। तो आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट के पीछे एक्चुअल राज क्या है। अब अगर हम देखें तो एलआईसी के जितने भी प्लान्स है, चाहे वो एंडाउमेंट प्लान्स हो या मनी बैक प्लान्स हो, जिस तरीके की भी नाम दे, एक्चुअल में वो एक मिक्स ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एलआईसी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ना तो हमें कोई अच्छी इंश्योरेंस देते हैं, क्योंकि हमें जितने की इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है उतनी अमाउंट की इंश्योरेंस होती नहीं है उनमें, और ना तो वो अच्छे रिटर्न देते हैं। और अगर उनके प्रोडक्ट्स के सीएजीआर रिटर्न्स भी निकाल के देखोगे आप तो 6 से 7% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं आते। कभी आपने सोचा है कि एलआईसी में जो आप पैसा निवेश करते हो वो पैसा जाता कहाँ है? कहीं ना कहीं तो जाता है, राइट? वरना पैसे बढ़ेंगे कैसे, राइट? तो वो पैसा जाता है डेट मार्केट और शेयर मार्केट में ही। जी हाँ दोस्तों, अगर एलआईसी में आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो बेसिकली मनी मार्केट में जाता है या फिर शेयर मार्केट में। इनफैक्ट आप मेरे फंडामेंटल एनालिसिस में भी बैलेंस शीट्स देखते होगे तो वहां या तो डेट होता है या शेयर्स होता है। तो ठीक उसी तरीके से एलआईसी भी अपना पैसा कंपनीज को ही देती है इन फॉर्म ऑफ लोन या फिर उनके शेयर्स बाई करके। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि एलआईसी सेफ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलआईसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, और यही सच्चाई है। जो सिस्टम बना हुआ है कैपिटल मार्केट का, उसमें पैसा दो ही जगह जा सकता है, और यहीं पे आप देखोगे इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएंगी। शेयर मार्केट में एलआईसी का मेजर पैसा जाता है। तो फिर आप खुद बताओ कि एलआईसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से सेफ कैसे हुआ? फर्क इतना ही होता है कि एलआईसी जब भी आपको प्लान सेल करता है तो वो 25 साल 30 साल 35 साल ऐसे टेन्योर के लिए आपको प्रोडक्ट सेल करता है। और इतिहास गवाह है कि अगर आपने 10 से ज्यादा साल इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में तो इंडेक्स लेवल पे आप देखोगे रिटर्न 10% 12% से ज्यादा ही आए हैं। यही चीज को एलआईसी जो है इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट सेल करती है और रिटर्न्स बनाती है, और लोगों को पैसे रिटर्न में देती है। तो साफ साफ भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये दिन दहाड़े रॉबरी है। एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास जो हर एक चीज में जहां पे भी डिस्काउंट मिल सकता है उसमें दिमाग लगाता है, वो अगर अपने पूरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे इस तरीके के लॉस खाता है, 7% 6% के रिटर्न्स पाता है, वही इक्विटी मार्केट में पैसा डाल के, जब उनको सिर्फ पता नहीं होता है कि उनका पैसा एक्चुअल में इक्विटी मार्केट में लगा है, सिर्फ उसको ये पता नहीं होता है, इसके बदले में उसे 6 से 7% के रिटर्न्स मिलते हैं, जबकि वो डायरेक्ट अगर इन्वेस्ट करे तो 12 से 13% के रिटर्न्स बेयर मिनिमम आते हैं। तो इस तरीके के लॉस से वो कभी अमीर नहीं बन पाता है। तो ये जो चीज है, ये चीजें समझने की बातें हैं। और यहाँ पे मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाऊं तो एलआईसी ने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। एलआईसी कंपनी में स्क्रीन पे आप देख सकते हो इतनी सारी कंपनीज में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अलग अलग मंथ में आप स्टेक भी देख सकते हो। जून 2020 के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये डेटा है।
और यहाँ पे मैं कंपनीज के नाम भी दिखाऊं आपको कंटिन्यूसली, आप देख सकते हो कि इतने सारी कंपनी, ओवर 200 कंपनीज में इन लोगों ने निवेश किया है। और ये निवेश जो है ये बेसिकली अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस कंपनीज है, काफी लंबी लिस्ट है। तो आपको समझना चाहिए कि एलआईसी जो निवेश करता है वो बेसिकली कैपिटल मार्केट को स्टेबल रखने के हिसाब से रखता है। तो बेसिकली आपका अगर एलआईसी में पैसा जाता है तो वो मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए, आपके रिटर्न्स के लिए नहीं बनाया गया है। तो आपने कभी सोचा है कि क्या एलआईसी सिर्फ निवेश करती है इस तरीके से इक्विटी मार्केट में, बाकी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं, आईसीआईसी की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। आप देखो इसने भी जो है कंटिन्यूअसली इन लोगों ने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है। तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना पैसा जो भी कलेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरेंस प्लान, वो अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट में ही जाता है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि इक्विटी मार्केट में जो पैसा लगता है वो बेसिकली एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम के अंदर डेट, जिसको मनी मार्केट भी बोलते हैं, और इक्विटी मार्केट, दो मार्केट है और पैसा इन दोनों में से एक जगह जाना ही जाना है। तो इसलिए आपको इक्विटी मार्केट में डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। तो इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि इक्विटी मार्केट का मतलब रिस्की नहीं होता है, वोलाटाइल होता है। और अगर आप एलआईसी की जगह पीपीएफ या एफडी या किसी और फॉर्म में भी इन्वेस्ट करोगे तो अल्टीमेटली पैसा कंपनीज के पास वो या तो डेट या इक्विटी के फॉर्म में आने ही वाला है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो शायद आपने रियलाइज नहीं की होगी। अगर आपको पता भी है कि एलआईसी इक्विटी मार्केट में पैसा लगाता है, उसमें भी एक राज है। तो ये जो स्लाइड है ये बेसिकली एक न्यूज आर्टिकल से मैंने ये स्निपेट निकाली है। तो आप देखोगे कि एलआईसी ने अपना मेजर पैसा जो है स्टेट ओन्ड कंपनीज में लगाई है, यानी कि सरकारी कंपनीज में लगाया है। और सरकारी कंपनीज में जहां पे 2010 के आसपास इनका ऑलमोस्ट 74% के आसपास का स्टेक था, आज के समय अगर हम बात करें 100 रुपए अगर एलआईसी ने जमा किए हैं तो 100 में से 84-85% पैसा जो है सरकारी कंपनी में लगे हैं। तो ऐसा क्या है सरकारी कंपनीज में? सरकारी कंपनीज में आखिर एलआईसी इन्वेस्ट क्यों कर रही है? उसका प्राइमरी रीजन है गवर्नमेंट का प्रेशर। तो अगर आप न्यूज अपडेट रखते होगे तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट जो है लास्ट 10 ईयर्स में कंटिन्यूअसली अपने जितने भी सरकारी कंपनीज में स्टेक है उसमें से कुछ स्टेक बेच रही है। और उसका प्राइमरी रीजन है कि रेलवेज, रोड, पावर, ये सब जगह गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लॉसेस कर रही है और वो लॉसेस को कहीं ना कहीं से भरपाई करना पड़ेगा, राइट? तो कंटिन्यूअसली सरकार जो अपने जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसमें जो शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट की, वो थोड़ी सी शेयर होल्डिंग बेच रही है। और वो बेच रही है तो प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं खरीद रही? उसका रीजन है कि उनके बिजनेस जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज के वो इतने अच्छे नहीं है, इतने अच्छे एफिशिएंटली नहीं चलते हैं और इस वजह से उनको सेल करना पड़ता है। और खरीदने वाला कौन होता है? एलआईसी। एलआईसी को प्रेशराइज किया जाता है ताकि एलआईसी वो स्टेक खरीदे। अब मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता, बट आप एज अ कस्टमर देखो या एज ए इन्वेस्टर देखो, अगर आपका पैसा 80%, 85% जो है सरकारी कंपनी में जा रहा है जहां के रिटर्न्स जो है बहुत अच्छे नहीं आते, क्या आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहोगे या इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये सेंसिबल है? और अगर ये कंपनी सही में वैल्यू एडिशन कंपनीज थी तो म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे इनमें? क्यों एलआईसी ही इन्वेस्ट कर रहा है? ये चीजों का आपको खुद से सोचना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊं, भेल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एमएमटीसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जनरल एश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आप देखो इंश्योरेंस कंपनीज जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स घुस रहे हैं और मार्केट शेयर ग्रैब करते जा रहे हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट अपना इक्विटी शेयर बेचने जा रही है। तो इनको बाई करने के लिए भी एलआईसी ही इनको मिला है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दूं, आईडीबीआई बैंक, एक और बैंक है सरकारी बैंक, जिसका अगेन जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो एलआईसी को ही बाई करना पड़ा, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरीके के बिजनेस को बाई नहीं करना चाहेगी। तो अगर आपको लगता है कि एलआईसी क्या सिर्फ सरकारी कंपनी में पैसा लगाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा एक छोटा सा स्टेक जो है प्राइवेट कंपनी में भी लगाती है। आप देखो आज से 10 साल पहले बात करें तो लगभग 25% ऑफ एलआईसी का पैसा जो है लगभग प्राइवेट कंपनीज के पास जाता था, और आज के समय बात करें तो मात्र 15% ऑफ द टोटल मनी जो है एलआईसी का वो प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो आप देखो रिटर्न्स जो है एलआईसी के, डेफिनेटली इससे क्लियर होता है कि एलआईसी के रिटर्न्स जो है वो कम होने वाले हैं फ्यूचर में। और ये चीज आपको इंपैक्ट करती है क्या? बिल्कुल करती है। आने वाले स्लाइड में ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक केस स्टडी ली है, उसके दो सिनेरियोस निकाले हैं, ध्यान से सुनिएगा तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आप देखो एक आदमी 30 साल का, उसने एक एलआईसी का प्लान लिया, न्यू जीवन आनंद प्लान। तो ये जो प्लान है ये काफी पॉपुलर है और ये 30 साल का प्लान लिया इसने, 39,500 ईयरली उसने पे किया 30 ईयर्स के लिए। तो इसमें दो सिनेरियो निकलते हैं। जैसा आपने सुना हो कि एलआईसी में डेथ बेनिफिट भी है, तो वो भी कवर करेंगे और मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलता है वो भी देखेंगे। तो अब पहला सिनेरियो लेते हैं कि मान लेते हैं कि वो आदमी की 15th ईयर में डेथ हो जाती है। तो डेथ होती है तो उसको क्या मिलेगा? डेथ होने पे तीन चीजें मिलती हैं। एक है सम एश्योर्ड ऑन डेथ। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या सा होता है? वो इंश्योरेंस होता है। आप देखो 12.5 लाख रुपए उसको मिलते हैं इंश्योरेंस के। तो ये बेसिकली कोई गारंटीड मनी है, ये बेसिकली इंश्योरेंस मनी मिलती है। तो 12.5 लाख वो मिलते हैं। उसके अलावा बोनस मिलता है और फाइनल एडिशनल बोनस, दो बोनस मिलते हैं। आप ध्यान से देखो, बोनस बोला जा रहा है, कोई गारंटीड पैसा नहीं बोला जा रहा है। तो ये जो बोनस है वो कितना है? आप देखो 15 ईयर्स इंटू 50,000 प्लस 15,000,
टोटल जो पैसा मिला है उसे ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास मिला है। तो ये जो 20 लाख है उसमें से मेजर 12.5 लाख जो है वो इंश्योरेंस का मिला है, जबकि उसके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितने 7.65 लाख। तो अगर आप सीएजीआर लेवल पे निकालोगे कि 39,500 अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और उस पर 7.65 लाख के रिटर्न मिलते हैं, तो उसको सीएजीआर लेवल पे देखेंगे तो कितने हैं, मात्र 3.3% के रिटर्न है। तो आप बोलोगे इसके साथ इससे इंश्योरेंस भी तो मिली है, उसको भी हम देखेंगे आने वाले स्लाइड में। तो आप देखो 3.3% के रिटर्न है, और ये जो 10 लाख की एश्योर्ड सम इंश्योरेंस है वो नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि 10 लाख की सम एश्योर्ड सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी पे मिलती है। 15 साल पे जब उसकी अचानक से डेथ हो गई तो उस केस में कोई सम एश्योर्ड अमाउंट नहीं मिलती है। ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा आपको इंश्योरेंस के अंदर। ये छोटे छोटे राज है जो प्लान में डाला जाता है एलआईसी का, और एजेंट आपको बताएगा नहीं, और इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। इसका सेकंड केस देखते हैं। मान लेते हैं कि उस आदमी की डेथ नहीं होती है और वो 30 ईयर सर्वाइव कर जाता है, तो मेच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा? जहां आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 39,500 दिया है उसने। अब क्योंकि उसकी डेथ नहीं हुई है तो उसको कोई इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं मिलेगा, राइट? लेकिन उसको 10 लाख जो एश्योर्ड था वो मिलेगा इस बार। तो आप देखोगे बेसिक सम एश्योर्ड जितना था 10 लाख, वो 10 लाख उसे मिलता है। इसके अलावा बोनस मिलता है। आप देखो एडिशनल बोनस मिला और रिविशनरी बोनस मिला है। 30 ईयर्स इंटू 50,000 प्लस 15,000, टोटल 25 लाख मिला है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बोनस भी तो मिला है। आप अगर ध्यान से देखो ये बोनस जो है ना, ये बेसिकली जो एलआईसी ने जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उसकी जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है वो डिसाइड करती है इस बोनस को। तो आप देखो एलआईसी जो है, एक तो आपको 30 साल 35 साल के लिए प्लान बेच देती है, और उसके बाद उसमें भी कोई गारंटी नहीं देती, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो एलआईसी में जो सबको लगता है कि गारंटीड पैसा है, गारंटीड नहीं है। यहाँ पे बेवकूफ बनाया जाता है, बोनस दिया जाता है, वर्ड बोनस यूज किया जाता है, बट बेसिकली ये शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और एक और चीज आप देखोगे तो 39,000 इंटू 30 ईयर्स अगर आप देखोगे तो लगभग ये 12 लाख रुपए होते हैं, लेकिन एश्योर्ड अमाउंट कितना है 10 लाख। आप देखो जितना आपने प्रिंसिपल पे किया है उतना भी आपको एश्योर्ड अमाउंट नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कोई ये चीज सोचता है? ऐसा नहीं सोचता है, और बिना सोचे लोग प्लान लेते हैं। इस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। और आप सीएजीआर रिटर्न्स देखो, अगर आपने ऑलमोस्ट 40,000 करके 30 ईयर्स इन्वेस्ट किया है तो उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आप देखो 25 लाख का सीएजीआर निकालोगे तो लगभग 4.5% के रिटर्न्स है। तो ये रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसको मैं एक कंपैरिजन करता हूं निफ्टी 50 के प्लान के साथ, तो आप देखोगे कि एलआईसी जीवन जो है 15 साल पे इसने 12.5 लाख का इंश्योरेंस दिया और अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी 7.65 लाख दिया था, राइट? इसी में हम मान लेते हैं कि आपने एक एलआईसी का टर्म प्लान लिया होता, यानी इंश्योरेंस प्लान लिया था 50 लाख का। जी हाँ, 50 लाख का अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो एलआईसी कंपनी से ही, तो आपको पड़ेगा लगभग 6,300, और 6,300 आपने पे किया, राइट? उसके बाद आपके पास कितना बचता है? लगभग 33,000 बचता है। उस 33,000 को आपने हर साल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको 15 साल बाद कितने मिलेंगे? 13.7 लाख। तो आपको लगेगा कि 7.65 लाख और 13.7 लाख ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। आप चीज समझो कि जिसकी डेथ हुई थी 15 साल बाद, उसकी फैमिली को कितने मिलेगा इवेंचुअली? ऑलमोस्ट 12.5 लाख प्लस 7 लाख, अप्रोक्सीमेटली 20 लाख मिला, राइट? जबकि इस केस में कितना मिलेगा? 13.7 प्लस 50 लाख कितना होता है? ऑलमोस्ट 63 लाख। तो कहां 20 लाख और कहां 63 लाख? डिफरेंस देख रहे हो आप? ऑलमोस्ट ट्रिपल मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है क्योंकि आपने सही प्रोडक्ट चुने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे एक और चीज मैं दिखाऊं तो मैंने कैलकुलेशंस के लिए निफ्टी 50 के रिटर्न्स 12% के पकड़े हैं, और ये 12% पकड़ने का रीजन भी बहुत सिंपल है। अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखोगे सिंस इंसेप्शन, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 11.5% के रिटर्न्स दिए हैं, और 1% के आसपास का डिविडेंड है, जो मिला के 12% के ऊपर के ही रिटर्न्स होते हैं, और यही पकड़ के मैंने 12% पकड़ा है। और अगर आप रोलिंग रिटर्न्स भी निकालोगे निफ्टी के, तो मोर देन 7 ईयर्स अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो पॉजिटिव रिटर्न्स निकलते हैं, और 10 साल के ऊपर आप करोगे तो डेफिनेटली रोलिंग रिटर्न्स में 12% से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो इस तरीके से मैंने 12% के रिटर्न्स यहाँ यूज किए। अब आ जाते हैं सेकंड केस पे। तो जैसा सेकंड केस में हमने देखा था कि बंदा अगर सर्वाइव किया है 30 साल तक तो उसको 25 लाख मिलता है मेच्योरिटी पे, राइट? जहां पे हमने देखा सीएजीआर रिटर्न लगभग 4.5% के हैं। अभी यहीं पे निफ्टी 50 में अगर उसने इन्वेस्ट किया होता तो उसको 50 लाख की इंश्योरेंस मिलती है, उसके साथ साथ 89 लाख मिलते हैं। तो देखो कहां 89 लाख और कहां 25 लाख। आप देखोगे ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स होता है। तो इस तरीके के गैप क्रिएट करता है। और इंश्योरेंस भी देखो कहां 10 लाख का इंश्योरेंस है और कहां 50 लाख का इंश्योरेंस। तो ये गैप क्रिएट होता है अगर आप सही प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो। तो ये दो स्लाइड मैंने एलआईसी की वेबसाइट से निकाली है, और मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे दूं अगर आप कंफ्यूज हो कि एलआईसी के कौन से प्लान हमें नहीं लेने चाहिए। तो आप देखो, एक तो एंडाउमेंट प्लान, ये जितने भी प्लान है आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये जितने भी प्लान है ये एंडाउमेंट प्लान बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट है। इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। होल लाइफ प्लान, मनी बैक प्लान, ये अलग अलग प्लान के नाम देते हैं बट मोर और लेस ये सेम चीज ही है।
ये इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट बनाते हैं और उन प्रोडक्ट को बेचा जाता है आपको मैच्योरिटी की अमाउंट बता के। और वहीं आप देखो, अगर आपको लेना भी चाहिए तो प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। प्योर टर्म इंश्योरेंस में आप देखो तो दो चीजें हैं, एक है टेक टर्म और एक है जीवन अमर। दो प्लान है इनके, सिर्फ और सिर्फ दो प्लान है। इसमें से टेक टर्म प्लान जो है ये बेसिकली ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस है, और वहीं ऑफलाइन अगर आपको एजेंट से लेना है तो आपको जीवन अमर लेना पड़ेगा। तो ये दो प्लान है जिसमें से आपको एक चुनना चाहिए। और यहाँ पे भी अगर आपको पॉसिबल है तो आपको ऑनलाइन लेना चाहिए। ऑनलाइन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ऑफलाइन अगर आप एजेंट से जीवन अमर लेते हो तो वो 40% मोर एक्सपेंसिव है। तो अगर आप ऑनलाइन अगर खरीदते हो और आपको ऑलमोस्ट 60 रुपीज पड़ता है, तो लगभग 85 टू 90 रुपीज आपको ऑफलाइन में पड़ेगा एजेंट के थ्रू, अगर आप जीवन अमर लेते हो। तो इसलिए आपको LIC का ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो HDFC या और भी काफी सारी कंपनीज है जिनके काफी अच्छे अच्छे टर्म इंश्योरेंस प्लान है। मैंने एक डिटेल लेवल पे टर्म इंश्योरेंस का वीडियो भी बनाया था, आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ये पहला वाला, ये वीडियो आपको देखना है। ये वीडियो में मैंने डिटेल लेवल पे टर्म इंश्योरेंस के कंपैरिजन भी किए हैं। इनफैक्ट मैंने LIC का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लान के भी डिटेल लेवल पे कंपैरिजन करके दिखाया कि क्यों हमें ऑनलाइन प्लान लेना चाहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो यूजुअली LIC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि उनको भी ऐसे काले सच पता चले जो यूजुअली कोई भी एजेंट या कहीं पे ऑनलाइन मिलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।